मिस रोज़ी बनर्जी और सॉलिडेरिटी। रोज़ी बनर्जी बिस्वास फैमिली की गाड़ी कंपाउंड से बाहर निकल जाने के बाद गुस्ल खाने की सीढ़ी पर साकित व सामित बैठी रह गई थी। जिस वक्त मिसेस बिस्वास सिटिंग रूम में दहाड़ रही थी, वो गुस्ल खाने के किवाड़ से कान लगाए खड़ी थी और उसने सुना था। हमने इंक्वायरी की। मेरी सिस्टर इन लॉ ने लिखा, लड़की की शोहरत अच्छी नहीं है, उसके हिंदू बॉयफ्रेंड्स हैं, लड़की कांग्रेसी कम्युनिस्ट हो गई है। वो धक से रह गई। ये खबर किस तरह फैली, अब पापा उसका किस तरह कीमा और भुर्ता बनाएंगे। मगर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसने रात को अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा कि पापा और मामा दोनों ने उसे एक लफ्ज़ नहीं कहा। पापा रोते रहे थे। ये देखकर उसका दिल कट कर रह गया और मामा की आंखें सूजी हुई थीं, मगर वो दोनों खामोश थे। पादरी बनर्जी की ये खामोशी वक्ती नहीं थी। उस रोज़ के बाद से उन्होंने अपनी इकलौती लड़की से बोल चाल तकरीबन बंद कर दी। रेवरेंड बनर्जी की खफगी रोज़ी से महज इस बिना पर नहीं थी कि उसने लूथर बिस्वास और उसके ख़ानदान के सामने उनको इस बुरी तरह शर्मिंदा किया। उन्होंने दूसरे ही रोज़ मुख्तलिफ़ ज़राए से रोज़ी की सरगर्मियों के मुताल्लिक़ मालूम करवाया था और उनको पता चला था कि मिसेस बिस्वास की मार्जरी सिस्टर की इत्तला सही थी। रोज़ी बनर्जी अक्सर रात बिरात शहर के कोनों खुदरों में चंद मुफसिद, फितना परदाज और हुकूमत के बागी और गद्दार हिंदू और मुसलमान नौजवानों के साथ देखी गई थी। इस इत्तला ने रेवरेंड बनर्जी का सर झुका दिया था। इसी दौरान में चार्ल्स बार्लो के मुताल्लिक़ दीपाली का ख़त पहुंचा। रोज़ी ने वो ख़त पुरज़े पुरज़े करके नज़र आतिश कर दिया और लरस कर सोचा, मुझे जेल भेजा जा सकता है। अगर किसी को मालूम हो जाए कि मेरे ज़रिए दीपाली आया के भेस में कैंटवेल के बंगले पर पहुंची थी तो मुझे जेल हो सकती है। मैं अपने सीधे और नेक दिल बाप को किस कसूर की सज़ा दे रही हूँ? क्या ये उनका कसूर था कि ममा को बाल विधवा बनना पड़ा, या ख़ुद उन्होंने पेट की खातिर मज़हब तब्दील कर लिया? मेरी समझ में ये चंद बातें आ गई हैं तो क्या दुनिया के हालात बदल जाएंगे? वो अब खामोशी से कॉलेज जाती और वापस आकर अपने कमरे में पढ़ रहती। तातीलात में एस्थर बनर्जी ने शौहर को समझा बुझाकर उसके लिए लाल मनेरहाट का टिकट मंगवा दिया। शुमाली बंगाल से वापस आकर वो फिर अपनी पढ़ाई में लग गई। कभी कभी जहां आरा के इसरार पर अर्जुमन मंजिल चली जाती, मगर अर्जुमन मंजिल की अमारत और आसाइश उसे और ज़्यादा मुस्तरब करते। ये लोग इतने अमीर और बाइज़्ज़त हैं, मैं गरीब और कम हैसियत। वो घटिया चमरेशियन लोग मेरे घर आकर मेरे माँ बाप को उनके अफलास का ताना देकर चले जाते हैं और मेरा बाप मेरी खातिर आंसू बहाता है। आखिर ये सब क्यों? मैं इसका हल किस तरह तलाश करूं? फिर जहां आरा ने उसके लिए मौलाना साहब के यहाँ सगुन बगीचे में ट्यूशन लगा दिया। वो लड़की यास्मीन भी खासी बाउली सी थी, जाने हम लोगों का क्या हश्र होगा, और वो शाम को वहाँ जाने लगी। एक रोज़ वो ट्यूशन लगवाने का शुक्रिया अदा करने के लिए अर्जुमन मंजिल गई तो जहाँ आरा ने बड़ी हैरत से उसे देखा। शुमाली बंगाल की ब्राह्मण औरतें बेहद गोरी होती हैं और रोज़ी भी अपने सफ़ेद और हसीन रंग रूप के लिए मशहूर थी। जहां आरा ने उससे कहा, रोज़ी तुम बिल्कुल पीली पड़ गई, तुमने उनको चलता किया, बहुत अच्छा किया, अब क्यों किलस रही हो? सोचो, तुम में इतनी हिम्मत है कि इनकार कर दो, मगर जब मेरी इस तरह शादी तय की जाएगी तो मैं सर झुकाकर हाँ कर दूंगी। तुम्हारी शादी? जहां आरा, रोज़ी ने पूछा। अचानक जहां आरा गाँव तकिए में मुँह छुपाकर रोने लगी। जीसस क्राइस्ट, तुमको क्या हो गया जहां आरा? रोज़ी ने घबरा कर कहा। कुछ भी तो नहीं, जहां आरा ने आंसू पोंछ कर कहा और सीधी हो बैठी। रोज़ी ने पहली बार जहां आरा को ताज्जुब से देखा। ये खुशकिस्मत बाइज़्ज़त पर्दा नशीन रईसज़ादी जो बैरूनी दुनिया के ख़तरों और मुसीबतों से महफूज व मामून अपनी महलसरा में आराम से बैठी है, इसे क्या फ़िक्र है? सिर्फ यही कि न जाने कैसे आदमी से शादी होगी। सारी पर्दा नशीन लड़कियों का महज यही एक मसला था। जहां आरा रोज़ी और दीपाली दोनों से बड़ी थी, और रोज़ी को याद आया पिछले साल एक मरतबा मामा कह रही थी, बेगम कमरुज़्ज़मा इस फिक्र में घुली जा रही हैं कि जहां आरा 24 साल की हो गई, अपने हम पल्ला रौसा के लड़के जाहिल और निकम्मे हैं, मुतवस्सित तबके में ब्याह देने से नाक कट जाएगी। इसके अलावा जहां आरा की शादी के सिलसिले में और क्या मसाइल थे, उनका जिक्र बेगम कमरुज़्ज़मा ने मिसेस बनर्जी से नहीं किया था। ख़ुद जहां आरा ने अपने निजी मामलात के बारे में अपनी सहेलियों से आज तक कोई तस्करा नहीं किया था।
جہاں آرا کی اچھی خاصی شکل تھی، گو وہ دیپالی کی طرح دلکش اور روزی کی طرح گوری نہ تھی، لیکن وہ سمجھدار، حساس اور خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں، لیکن وہ ان سب سے مختلف اور علیحدہ معلوم ہوتی تھی۔ روزی نے آج تک جہاں آرا کی ذاتی زندگی کے متعلق نہ سوچا تھا۔ اسے اور دیپالی کو کالج کے ڈراموں اور اب سیاسی مسائل ہی سے فرصت نہیں تھی۔ ہم سب اپنی اپنی دلچسپیوں اور اپنے آئیڈیلز کے سلسلے میں کتنے خود غرض ہیں۔ روزی کو اس وقت پہلی بار خیال آیا۔ اس نے دوبارہ جہاں آرا پر نظر ڈالی جو اپنی شاندار خوابگاہ میں مسند پر نیم دراز پھر چپکے رو رہی تھی۔ جہاں آرا، روزی نے الجھن سے کہا۔ وہ پچھلے چند مہینوں میں بڑی ہو گئی تھی اور خود کو بوڑھی عورت سمجھنے لگی تھی۔ چند ماہ قبل اگر وہ جہاں آرا کو اس طرح روتے دیکھ لیتی تو فیوڈل رومانٹک ہیروئن کہہ کر کس طرح اسے نہ چڑھاتی۔ پھر روزی نے سوچا، میں اور دیپالی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس سولیڈیرٹی موجود ہے جو ہمارے ذاتی اور جذباتی مسائل سلجھانے میں ہماری مدد کرے گی۔ مگر بیچاری جہاں آرا، واقعہ یہ ہے کہ اپنے جاگیری، مذہبی، رجت پسند، تمدنی حصار میں قید ہے اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں، نہ یہ کچھ سمجھنا چاہتی ہے۔ پھر جہاں آرا مسند سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اپنی جامدانی کی ساڑی کے پلو کو ایک بازو پر لپیٹتے ہوئے اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، روزی، ذرا اپنی صورت دیکھ آئینے میں۔ اتنے دنوں میں ایسی زرد پڑ گئیں تو ابھی سے سوچ لو کہ کس حد تک بغاوت کرو گی۔ سولیڈیرٹی روزی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ کس بلا کا نام ہے؟ جہاں آرا نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے ملازمہ کو چائے لانے کے لیے آواز دی۔ میں نے سولیڈیرٹی کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے، وہی مجھے سہارا دے گی، روزی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جہاں آرا نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ تم کو کچھ معلوم نہیں جہاں آرا بیگم کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، روزی نے اب ذرا باہمت آواز میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے؟ جہاں آرا نے سوال کیا۔ روزی خاموش ہو گئی۔ مالا نقرئی کشتی میں چائے لے کر حاضر ہوئی۔ جہاں آرا کی چھوٹی بہنیں انجم آرا اور اختر آرا شور مچاتی اندر آ گئیں۔ جہاں آرا فوراً ہنس کے اور مصنوعی بشاشت سے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ روزی چپ چاپ کشتی کے گنگا جمنی نقش و نگار کو دیکھتی رہی۔ اور سناؤ روزی، جہاں آرا نے چائے بنا کر اسے دیتے ہوئے کہا، تمہاری شاگرد اور مستقبل کی مشہور رقاصہ یاسمین مجید کے کیا احوال ہیں؟